बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पीएसएल की बात करें तो उसका पहला मरहला ख़त्म हो चुका है। तमाम टीमों ने अपने 10 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं और पॉइंट टेबल पे इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले नंबर पे 16 पॉइंट के साथ है। और इसी तरह बाकी जो 4 टीम थी उनके 10 पॉइंट्स थे, जिसमें हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, इन सब के सेम थे और लाहौर कलंदर भी। बट बेहतर रन रेट होने की वजह से ये 3 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं। लाहौर कलंदर अपने कम रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो वो पहले ही क्वालिफाई राउंड से बाहर हो चुकी हैं। अब कल से जो है वो प्ले ऑफ का मरहला शुरू होगा। देखते हैं कि आगे फाइनल की दौड़ में कौन सी टीम जाती हैं। इसी के साथ साथ मज़ीद जो हम देखें तो टेस्ट चैम्पियनशिप का भी आगाज़ हो चुका है। फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। वो भी तीसरे रोज़ का खेल जारी है। वो भी देखते हैं किस तरह प्रोसीड होता है। पहले दिन तो बिल्कुल मैच नहीं हो सका बारिश की वजह से। अभी भी कल भी मैच का हमने देखा कि मुकम्मल ओवर नहीं हो सके। जो ओवरकास्ट थी वो अब काफ़ी क्लाउडी थी और वो मैच प्रोसीड नहीं हो सका। अब देखते हैं कि किस तरह जाता है। बट भारत की जो अप्रोच लग रही है वो काफ़ी कह सकते हैं कि ड्रॉ की तरफ ही वो ट्राई कर रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट देखें तो वो 2 पॉइंट समथिंग का है। इन सब पे बात करने के लिए आज हमने अपने शो में जो दावत की है, बड़ी नामवर स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तज्ज़िया करते हैं, द वन एंड ओनली नसीम राजपूत। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम इरफान भाई, सब खैरियत? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपसे लंबी डिस्कशन आज करना चाह रहे थे। काफ़ी कुछ क्रिकेट में चल रहा है तो यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन जिनसे ये सारी बातें की जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं बात सर पीएसएल से करते हैं। अपनी पीएसएल कमोडिटी जो हमारी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल इसके आपको पता ही है। पाकिस्तान में हो रही थी, फिर पोस्टपोन हुई, यूएई में गई, उधर भी बड़ी स्पेकुलेशन होती रही। आलमोस्ट 2 वीक्स ये मसला रहा, फिर अब शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जब से स्टार्ट हो चुकी है तो सारी अच्छी खबरें आ रही है, बड़ा खैरियत से हो रही है। बट अब कुछ टीम्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। हमने देखा कि कल जैसे पहला जो मरहला था वो ख़त्म हुआ, टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं। लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर बाहर हो चुकी है। पहले जो टीम बाहर हो चुकी है इन पे बात कर लेते हैं। क्या लगता है कोयटा जो सबसे बेहतर टीम थी, सबसे अच्छी टीम थी, वो इस दफ़ा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाई? क्या कॉम्बिनेशन गलत था, या पिक उन्होंने गलत की, या उनके मसले मसाइल इस तरह के आए कि कुछ मेन प्लेयर इंजर्ड हो गए, या लगता है आपको कि सर विवर रिचर्ड, जो मुझे लगता है शायद कि वो इनके डगआउट में नहीं थे तो शायद उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा? तो क्या लगती सारी रीजंस आपको? सर बहुत अच्छी बात की आपने विविन रिचर्ड्स। सर विविन रिचर्ड्स का बहुत बड़ा रोल रहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतवात में, खासकर वो ड्रेसिंग रूम के माहौल को जिस खूबसूरती के साथ लेकर चलते थे साथ में। उनसे नहीं लगता था वो विविन रिचर्ड्स बैठे हुए, उनके बराबर में कौन बैठा हुआ है। वो सब के साथ ऐसे घुल मिल जाते थे कि जैसे बहुत ही एक टीम का हिस्सा है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज नदीम उमर साहब। नदीम उमर साहब जैसे जैसे हम सब जानते हैं कि 32 ईयर्स की खिदमत है उनकी, और बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने उनके क्लब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिए हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब। लेकिन ओवरऑल वो एक दफा भी जो है वो फिजिकल टीम के साथ मीटिंग नहीं कर सके इरफान। ये चीज हमने देखी कि अगर वो मीटिंग्स कर रहे होते बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। खासकर उनकी फैमिली जिस अंदाज से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को लेके चलती है, सारे उनके फैमिली मेंबर्स, मैंने जब देखा है जब कोई पीएसएल खत्म होती है, तमाम के तमाम प्लेयर्स, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हो चाहे वो लोकल प्लेयर्स हो, वो तमाम के तमाम फैमिली के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं। जाते हुए उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं कि जो प्यार मोहब्बत नदीम भाई और उनकी फैमिली की तरफ से मिलता है, मैंने प्लेयर्स की आंखों में आंसू देखे हैं कि हम अगले साल मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी। बड़े बड़े इमोशनल मनाजिर देखे। लेकिन इस साल नदीम भाई के वालिद साहब की भी डेथ हो गई थी, जमशेद जी। उमर साहब की, कोविड की वजह से। फिर नदीम भाई भी कोविड की वजह से जरा जितने भी एसओपीज हैं उसकी सामने रखते हुए ज्यादातर ना हिस्सा बने थे बायोसिक्योर बबल का। तो ये भी एक फर्क था। दूसरा, इनकी अपनी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था। इन्होंने टीम भी प्रॉपर सिलेक्ट नहीं की थी। इनकी जो सिलेक्शन थी वो भी कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं दी शुरू से। अगर आप उठा के देखेंगे, ठीक है इनके प्लेयर्स आते रहे जाते रहे, कॉम्बिनेशन नहीं बना, लेकिन एट द सेम टाइम सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, इतनी ताकतवर सिलेक्शन नहीं थी। रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ सके इरफान, जो हम देखें। जी। कोयटा की परफॉर्मेंस इस साल अच्छी नहीं रही, जिस तरह माजी में रहती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जी। अच्छा, थोड़ी सी बात करें तो सरफराज को भी क्रिटिसाइज़ काफ़ी किया गया और मोइन खान को भी किया गया कि इन दोनों की, मोइन खान का ये कहा गया कि ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं करते, एक तरह की अप्रोच के साथ इन्होंने खिलाया प्लेयर्स को। सरफराज का भी मेरा अपना मानना ये है कि शायद हमारे अभी भी स्टेल सर्किट में सबसे बेस्ट कैप्टन के तौर पे वो जाने जाते हैं। बट
यही कहा गया कि उन्होंने डग आउट पे जो लड़के थे उनको भी शायद अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया। तो इन दोनों को कैसे देखते हैं, इनकी कैप्टनसी और उनकी कोचिंग? देखिए, यही मोइन खान साहब हैं, 2 फाइनल खेले क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, एक में कामयाबी हासिल की है। उस वक्त भी मोइन खान ही टीम के कोच थे। यही सरफराज अहमद है जो तीनों फॉर्मेट के पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं। पाकिस्तान मार्जिन से T20 की नंबर 1 टीम थी। ये सब गेम का हिस्सा है। इरफान, कोई एक सीजन बहुत अच्छा हो जाता है, कोई एक सीजन बहुत खराब हो जाता है। देखिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम अगर आप शुरू से उठा के देखेंगे तो ये टीम नहीं बन सकती। फिर कहीं ना कहीं वो लक जो एक फेवर करता है वो भी उनके साथ नहीं था। कराची के मैचेस में टॉस की बहुत अहमियत थी कि वहां टॉस जीतने के बाद टीमें जो है वो सीधी फील्डिंग पे चली जाती थी। ये टॉस ही नहीं जीत रहे थे पहले 5 में से। ये एक मैच का टॉस जीतने में कामयाब हुए थे, उसके अलावा ये कोई टॉस नहीं जीते थे। फिर यहाँ आने के बाद भी इनका यही सिलसिला, चले टॉस पे मैच नहीं होते इरफान, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन असल चीज ये कि ये टीम नहीं बन सकती। आजम खान, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी शामिल कर लिया था। अबू धाबी में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि आजम खान डिफरेंट गेम का मुजाहरा करेंगे, मुख्तलिफ नजर आएंगे, लेकिन आजम खान भी उस तरीके नसीम का भाई, मैं साथ साथ प्लेयर्स पे भी बात करता शो। जाऊंगा साथ साथ, क्योंकि टीम का अनाउंसमेंट भी हो चुकी है T20 की, तो हम PSR और इसके कम्बिनेशन को एक साथ बात करते चले जाते हैं। अच्छा, ये आजम खान की बात करें कि डोमेस्टिक सर्किट के अंदर हमने देखा कि पहले इन्होंने सुहेब और आजम खान दोनों को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाया, और सुहेब की हमने परफॉर्मेंस देखी, मैं देख रहा था लास्ट 2 ईयर से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ उसने परफॉर्म किया और एवरेज भी उसकी 35 की थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह की अभी उसकी फॉर्म लगी हुई है, आजम खान को डालना ये सुहेब के साथ ज्यादती थी? सुहेब की नंबर 5 या 6 पे ऊपर भी यूज़ किया जा सकता था। इस डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, शुएब मकसूद तो डिजर्व करते थे इरफान। जितने अरसे से शुएब मकसूद परफॉर्म कर रहे हैं, आप तकरीबन 2 साल हो गए जब वो पहली मर्तबा टीम में सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, एक इमेच्योरिटी भी होती है, वो अपनी फिटनेस पे इतना काम नहीं करते थे, उनका फिटनेस लेवल भी इतना अच्छा नहीं था, इंजरी प्रोन भी हो गए थे वो। लेकिन जब से इंजरी से रिकवर किया उन्होंने, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो हमारे क्रिकेट एकेडमी है, वहां जाके उन्होंने ट्रेनिंग की थी, वहां खुद को फिट किया था, उसके बाद से उन्होंने घूम के नहीं देखा। हैरत की बात है कि उनकी जानिब घूम के सिलेक्टर्स भी नहीं देख रहे, ना टीम मैनेजमेंट देख रही है कि एक आदमी इतनी क्लीन हिटिंग कर रहा है, पावर हिटर भी दिखाई दे रहा है, ताकत उसके स्ट्रोक्स में एक जान भी दिखाई दे रही है, वो तमाम की तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर कैसे जो है वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखें, आजम खान की शमूलियत, मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लंडर्स होते रहे टीम मैनेजमेंट की ईमा पे, सिलेक्शन कमेटी करती रही, आसिफ अली को आपने उस वक्त बहुत चांसेस दिए, इफ्तिखार को चांसेस दिए, वो इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। दानिश अजीज इतना परफॉर्म कर रहे, उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से परफॉर्म नहीं किया। सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है ड्रेसिंग रूम में? देखिए, आप यही वही प्लेयर है जो वापस आता है तो परफॉर्म करना शुरू हो जाता है यहाँ पर, जब वहां जाता है तो उससे परफॉर्मेंस नहीं होती। या तो हमारा स्टैंडर्ड इतना डाउन है कि हम उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट जरूर मौजूद है। कुछ ना कुछ ऐसा माहौल ड्रेसिंग रूम का हुआ है कि जो खिलाड़ियों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा कि तुम फेयरलेस क्रिकेट खेलो, तुम खुल के क्रिकेट खेलो। आप अंदाजा करें ना यार, आप बाबर आजम और रिजवान की बहुत रन है उनके इस PSL के अंदर, दोनों जो है वो 500-500 रन के करीब पहुंचे हुए, लेकिन बाबर ने तो क्रॉस भी कर लिए। लेकिन बात ये हो रही है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट में पावर प्ले का यूटिलाइज किया जाता है, क्या ये दोनों उसके कैपेबल हैं? बाबर ने अभी 84 भी किया, 80 भी किया, कराची किंग्स मैच नहीं जीती। इस पे मैंने आपसे ज़्यादा लंबी बात करनी है, इस पे मैंने सेपरेट बात करनी थी। अच्छा, इसमें साथ दूसरी बात ये थी कि आपको क्या नहीं लगता ये जो टीम का अनाउंस किया गया, अभी लड़कों के पास, जैसे हम अभी सुहेब की बात कर रहे हैं, इसी तरह शोएब मलिक है, इसी तरह आमिर है, फिर इसी तरह आगे वहाब रियाज है, ये जितने लड़के थे जो इस चांस के वेट के अंदर थे कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दें और टीम के अंदर कम बैक करें, आपको नहीं लगता ये बोर्ड की मिली भगत थी कि शायद उन्होंने जान के, ये पहले अनजस्टिफाइड था कि पहले टीम अनाउंस कर दी ताकि हम जिन लड़कों को लेके जाना चाहते हैं उन्हीं को लेके जाएं? इस डिसीजन को कैसे देखते हैं ये टीम अनाउंस करने के लिहाज से? देखिए, मिसबाउल हक और वकार यूनुस ने ड्रेसिंग रूम को KG की क्लास बना दिया है। वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस, चुप हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, उनको सीनियर चाहिए ही नहीं। आप हफीज की परफॉर्मेंस का ग्राफ देख ले, हफीज क्या फॉर्म में थे, किस तरह खेल रहे थे, और पिछले आप साउथ अफ्रीका और
जिम्बाब्वे का टूर उठा के देख लें, ये एक वाहिद सीनियर खिलाड़ी ले गए। सरफराज को तो इन्होंने डंडा डोली करके उठा के, वो उठाते ना 4 आदमी उठा जी। के बाहर फेंकते, तो वाला काम कर दिया। अब हफीज भी जो सीनियर हैं वो इनको चाहिए नहीं, ऐसा लगता है देखें। हम्म। और क्रिकेट बोर्ड इनको सपोर्ट करता है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी दायरे मोहम्मद वसीम साहब, वो भी सपोर्ट ही करेंगे, उन्हें भी अपनी नौकरी से बहुत प्यार है। इन्होंने टीम पहले अनाउंस कर दी, लॉजिस्टिक का बहाना बना रहे हैं कि लॉजिस्टिक के मसाइल थे, पहले वीजे करने थे। भाई आप 5 लोगों के और वीजे लगवा लेते, हाँ यहाँ से बिल्कुल। चार्टर्ड फ्लाइटें जा रही हैं, पता चलता है 25 खिलाड़ी रह गए पाकिस्तान में। जी। आप कभी कोई एक खिलाड़ी जा रहा है वहां से, एयरपोर्ट से वापस आ रहा है, ये तो आपके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का आलम है। कई सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनका वीजा ही नहीं आ सका, और वो सही बात। यहाँ से जा ही नहीं सके, उड़ ही नहीं सके, दस परवाज ही दस नहीं ले लोग थे सके। ऑलमोस्ट, ये नसीम भाई, किस कोई दस लॉजिस्टिक बारह लोग थे जो डिपार्टमेंट की ट्रेवल नहीं बात कर कर रहे सके। हो? दस हाँ, ये बारह कौन लोग थे से लेकिन। लॉजिस्टिक जी। डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो यार? आप 6 लोगों का वीजा और लगवा के रख लेते, उनको बता देते जी। देखो भाई आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आप कंसीडर किए जाएंगे। आज की तारीख में प्लेऑफ के मैचेस खत्म हुए थे, आप टीम का अनाउंसमेंट करते, आप जितने भी आप एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, आप उन तमाम लोगों के वीजे लगवा लेते। और वीजे लगवाने के बाद ठीक है भाई, आमिर आप परफॉर्म नहीं कर सके, वहाब आप परफॉर्म नहीं कर सके, मलिक आप परफॉर्म नहीं कर सके, शुएब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आप आएंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे आजम खान की इस परफॉर्मेंस? कोचिंग जो है इस लेवल पे, इसके अलावा क्या होती है? आप एक लड़का इंटरनेशनल टीम के अंदर आ गया है, पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, उसे कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं है। उसको तो ज़रूरत इसी तरह की है कि जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है या लेट डाउन है, आपने उसको उठाना है, उसको लेके चलना है। अच्छा, ये भी साथ साथ हम बात करते जाएंगे। अब थोड़ी सी बात सेकंड टीम की कर लेते हैं, लाहौर कलंदर की। लाहौर कलंदर का इस दफ़ा जो आगाज़ था वो बड़ा बेहतर था, और अभी जब शुरू के कुछ मैचेस यूएई के अंदर भी हुए तो वो पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे भी आ गए थे। लास्ट संडे तक हम बात करें तो लास्ट संडे पे को वो नंबर 1 पे थे, और आज संडे पे वो बाहर हो गए। जो एक इनकंसिस्टेंट उनकी परफॉर्मेंस है, ये अभी जो उनके साथ टैग एसोसिएट किया जाता था वही चीज़ उन्होंने फिर करके दिखाई। आपको क्या लगता है लाहौर कलंदर की जो कंटिन्यूस हार है, इसके पीछे भी इसी तरह के मोनोटोनस प्लेयर सिलेक्शन है? एक तरह के प्लेयर वो पिक कर लेते हैं, सारे बैशर है सवाए मोहम्मद हफीज़ के, सब प्लेयर उनके पावर हिटर है। हम फ़खर जमान की बात करते हैं, सोहेल अख्तर की बात करते हैं, बेन डंक की कर लें, हम टिम डेविड की बात कर लें, फॉकनर की बात कर लें, तो सारे हिटर ही है। सिर्फ एक ही प्लेयर हमें नज़र आते थे, वो मोहम्मद हफीज़ थे। जब मोहम्मद हफीज़ ने परफॉर्म करना छोड़ा, आउट ऑफ फॉर्म हुए, तो टीम कोलैप्स कर गई। आप सारे इस टीम कम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? इरफान यार, मैं तो 6 साल से जो कलंदर्स की परफॉर्मेंस देखी है, मुझे उनके साथ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी बहुत काम करने का मौका मिला। जी। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, लेकिन यार संडे के संडे उनकी कारकर्दगी बदल जाती है। मैं पिछले 6 साल से देख रहा हूँ, हर संडे के संडे जो है वो चेंज हो जाती है। वो छुट्टी के दिन ऐसा लगता है इनकी छुट्टी। सही। ये क्यों? देखिए, अगर पिछले तमाम सालों को आप हटा लें, इस साल लाहौर कलंदर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आउटफिट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनकी बॉलिंग उठा के देखें, राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जेम्स फॉकनर, फिर कोई एक पांचवा बॉलर आता था जिसको वो यूटिलाइज कर लेते। बैटिंग ऑर्डर अगर आप उठा के देखें तो हफीज और फखर जमान जिस टीम के अंदर खेल रहे हो, उस टीम का टॉप ऑर्डर। देन फिर उसके बाद बैन डंग बैटिंग कर रहे थे, टिम डेविड बैटिंग कर रहे थे, फॉकनर आके नीचे से रन कर देते थे। इनकी टीम सबसे तगड़ी दिखाई दे रही थी। अगर आप ऑन पेपर देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें जो पहले फेज में थी या अबू धाबी के स्टार्ट में भी थी, इस टीम की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऐसा लगता था इस दफा ये टाइटल जीतने की पोजीशन में, और ये टाइटल जीत के एटलीस्ट लाहौर के लोगों को बहुत ज्यादा खुशियां देंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर वही हुआ जो होता हुआ आ रहा है। आप देखें उन्होंने मैचेस लूज कैसे किए यार। 20 रन पे 5 आउट कर लेते हो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के, फिर आप 165 बनवा देते हो। जी। फिर उसी मैच में आप 86 पे आपकी दूसरी विकेट गिरती है 10 ओवर्स के अंदर, फिर 10 ओवर्स में आप बाकी मानदार रन नहीं बना पाते, आपकी सारी विकेटें मौजूद हैं। जी। आप ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे जाते हो फौरन, जरा सी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में ना जरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, कि बस अब तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो बस हमने जाना है, जाके उड़ा देना है। देखिए, आकिब जावेद साहब बहुत अच्छे कोच है, लेकिन आकिब जावेद साहब को मैं जो जहां तक पढ़ पाया, मैंने बहुत टाइम गुजारा सिडनी से लेके और नैया से लेके और कश्मीर तक, मैंने इनके साथ बहुत काम किया है। आकिब जावेद बहुत मेहनती है, आतिफ राना बहुत मेहनती है, समीन राना बहुत मेहनती है, और जिनों की तरह काम करते हैं। लेकिन इनको एक चीज अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। देखें, जब आपकी टीम जैसे जैसे ज्यादा उस पे एतमाद बढ़ जाता है, उस पे भरोसा बढ़ जाता है, वहीं आपको उनकी मेंटल ग्रूमिंग उतनी ही ज्यादा करनी पड़ जाती है। ऐसा नहीं हो कि आप जो है ना वो थोड़ा सा इजी ले जाए,
सुकून में आ जाएं कि यार अब तो कोई मसला ही नहीं है, मसला हो गया ना। आप कहाँ से कहाँ आ गए, आप देखें ना, आप किस पोजीशन के अंदर थे। वो जो एक इस्लामाबाद का मैच था, देखिए ना, कोयटा किसी से नहीं जीत पा रहा था, आप कोयटा से भी मैच हार गए। हम्म। फिर लास्ट मैच के अंदर आपको कोलैप्स हो कैसे रहे। ऐसा लग रहा है कि टीम टीम दिखाई नहीं दे रही, बल्कि जैसे कुछ होते ना कि कह देते हैं कि यार और जी मैं हूं ना, मैं तो ये कर ही लूंगा, कोई मसला ही नहीं है, कोई बड़े वो कहते हैं जी इतने बड़े बोल दिए, अब आपका क्या हाल होगा। बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था जब पीएसएल स्टार्ट हुआ कि लाहौर सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, टीम है, और ये मुझे लग रहा था कि शायद इस दफ़ा के चैंपियन भी यही बनेंगे। अच्छा, इसमें आकिब जावेद के ऊपर भी बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है कि वो एक तरह की सोच रखते हैं और वो पहले ही डिटरमिन कर लेते हैं विकेट देखे बगैर कि इसको हमने पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। जैसे लास्ट फाइनल हुआ था जो कराची किंग्स ने उनको हराया, उसमें सबका मानना यह था कि चेस करना चाहिए था, उन्होंने पहले बैटिंग की। तो आप उनकी कोचिंग को कैसे देखते हैं? यार मुझे ऐसा लगता है कि आकिब जावेद इज अ वेरी गुड कोच, बट नॉट अ वेरी गुड मोटिवेटर। जहां पे टीम को मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है एज ए कोच के यार अब मैंने इसको उठाना कैसे, लेकिन जब टीम उठी हुई थी उसमें आकिब जावेद की कोचिंग दिखाई दे रही थी। कई सारे प्लेयर्स वो ढूंढ के लाए पूरे पाकिस्तान से, जो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके ट्रेनिंग करते हैं, वो सब अपनी जगह पे। लेकिन जहां क्रूशल लम्हात आ जाते हैं टीम के साथ, जहां टीम जरा जब कश्ती डूब रही होती है, वहीं उस पायलट का कमाल होता है कि वो कैसे बचाता है उस कश्ती को। वहां कमाल होता है उसका कि वो जो एक लीडर होता है, कप्तान होता है। देखिए आकिब जावेद की हैसियत लाहौर कलंदर्स में कप्तान से बहुत ज्यादा है। टीम के कप्तान की कोई वैल्यू नहीं है जितनी आकिब जावेद की वैल्यू है। ये आप ठीक भी बात। इरफान जानते हैं, मैं भी जी। जानता हूँ। जी। कप्तान टीम के वो हैं, और राणा फैमिली की एक बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने शुरू से इनको सिंगल हैंड दिया है कि आप काम करके दिखाएं। समीन राणा ठीक है टीम के साथ होते हैं, जैसे मैनेजर होते हैं, राय भी देते हैं, बात भी करते हैं। आतिफ राणा बिल्कुल मुदाखलत नहीं करते, वो टीम को बनाने में, ब्रांड को बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन आकिब जावेद को फ्री हैंड होता है। मैंने जो महसूस किया, मैं सिडनी में भी इनके साथ था, वहां पर भी जब मैचेस जहाँ क्रूशल हो जाते थे, जहां मैं फील करता था कि यहाँ पे अब एक अच्छे मोटिवेटर की जरूरत है जो टीम को खड़ा करेगा, जो टीम को उठा सकता है। वहां पे देखिए वसीम अकरम की एग्जांपल आपके सामने। वसीम अकरम जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे तो भी टाइटल जीतने में कामयाब हुए, जब वो कराची के साथ थे जब भी जीत गए, कोलकाता नाइट राइडर के साथ थे जब भी टाइटल जीत गए। और अभी भी किस मुश्किल सूरत हाल में कराची किंग्स की टीम थी कि बाबर आजम को कोई दूसरा बैट्समैन सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी टीम को प्ले ऑफ में ले आए। देखिए यही एक अच्छे मोटिवेटर का रोल होता है। मोइन खान इस साल कुछ भी नहीं दिखाई दिए, तो कोयटा तो शुरू से दिखाई ही नहीं थी, लेकिन लाहौर कलंदर्स जो है वो शुरू से दिखाई दे रहे थे कि हाँ यार ये कंटेंडर लग रहे हैं इस दफा पीएसएल सीजन 6 के। मेरे ख्याल में आकिब जावेद जो है वो जो एक मोटिवेशनल स्पीचेस होती है ना, जरा उनकी तैयारी करें। अगर वो उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर शायद कलंदर्स को ये प्रॉब्लम रहेंगे। जी, ब्रेक में जाने से पहले देखते हैं कि फील्ड के अंदर जागो का चैंपियन असल कौन होते हैं। जब गेम के अंदर हेरोइक मोमेंट आते हैं, फील्डर जब कैच लेने के लिए लंबी डाइव लगाते हैं और बैट्समैन रन लेने के लिए लंबी छलांग लगाते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं दागो के चैंपियन के लीडर बोर्ड की जानिब, जिसमें पहली पोजीशन रखी है हमारे सामने मोहम्मद रिजवान ने, दूसरे नंबर पे है शाहनवाज धानी, तीसरे नंबर पे है मोहम्मद नवाज और चौथे नंबर पे है उस्मान शनवारी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब नसीम राजपूत से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। लाहौर के अंदर के साथ साथ कराची किंग्स की भी करना चाहूँगा कि ये भी बड़े आउट ऑफ सॉक्स नज़र आए और नज़र आया कि ये शायद प्ले ऑफ से बाहर हो जाएंगे, बट हमने देखा कि लास्ट 2 मैचेस अच्छे खेल के उन्होंने बड़ी मुश्किल से जगह बना ली, बट लास्ट टाइम के चैंपियन थे और जब तक कराची में मैचेस थे ये पहले नंबर पर थे। इनका ग्राफ भी एकदम बहुत नीचे गया। तो इस टीम कम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? इनकी तो समहाउ सेम टीम थी जो चैंपियन बनी, मेरा नहीं ख्याल कोई एक आधे प्लेयर गप्टिल सिर्फ ऐड हुए, तो बाकी तो उनकी वही टीम चल रही थी। तो आप इस टीम को कैसे देखते हैं? और दूसरा, इमाद वसीम के अंदर वो जो चाम, जो करिश्मा हम देख रहे थे पहले तमाम सीज़न के अंदर, इस दफ़ा वो नज़र नहीं आ रहा। कभी वो पहले ओपन कर रहे हैं बॉलिंग के अंदर, कभी वो अपने आप को लेट 10 ओवर के बाद लेके आ रहे हैं। तो वो सारी कैप्टनसी और ये सारी टीम के कम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? यार कराची किंग्स का सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगा कि बाबर के इर्द गिर्द जो बैट्समैन थे ना वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वो कराची में फिर भी शर्जील ने 100 कर दिया था,
कुछ और एक दो पैचेस में परफॉर्मेंस मिल जाया करती थी, या फिर इनके जो ओवरसीज प्लेयर्स थे, जब मार्टिन गप्टिल नहीं आए थे और इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स थे, एलेक्स हेल्स वगैरह थे, वो कहीं ना कहीं चिप इन कर दिया करते थे, कुछ सपोर्ट कर देते थे बाबर को। लेकिन अबू धाबी में जाने के बाद तो बाबर को बैटिंग की जानिब से सपोर्ट ही नहीं मिली, ना शकील परफॉर्म कर रहे हैं, ना मार्टिन गप्टिल परफॉर्म कर रहे हैं, या उससे नीचे आ जाएं तो फिर उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर हम बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, खैर मैं आज भी क्रिटिसाइज करता हूँ। मेरी अपनी जाती राय में बाबर इज नॉट अ गुड T20 ओपनर। मैं कह रहा हूँ कि एज ए ओपनर वो T20 के अच्छे नहीं है, क्योंकि वो जो 6 ओवर का पावर प्ले होता है उसको यूटिलाइज सही तरीके से नहीं हो रहा। हमें शायद इस जानिब देखना चाहिए, मेरी अच्छा, अपनी जाती राय में। लेकिन सर मैं इस एक इस और पीएस क्वेश्चन ले में लीजिएगा नसीम भाई मेरे से, एक इसी बाबर पे एक और क्वेश्चन मेरा ले लीजिएगा कि बाबर ने जो 3 मैचेस खेले जिसमें से 2 मैचेस कराची किंग्स हारा, एक में तो उन्होंने 80 प्लस किया, 20 ओवर खेले और कराची किंग नहीं जीत सका। लास्ट मैच के अंदर 54 किया इस प्रीवियस मैच के अंदर, और 52 बॉल्स थी। तो ये अगर इस तरह का 100-110 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे, हमें स्टैट्स पे तो नज़र आएगा बाबर नंबर 1 है जी, हाईएस्ट स्कोरर, जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नज़र आ रहा है। बट अगर उनकी टीम हारेगी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं इसको रिलेट करता हूँ सचिन तेंदुलकर के साथ, उस तरह के अंदर हम देखें तो हमें लारा नज़र आते थे, इंजमाम नज़र आते थे, तो हमेशा लारा को या इंजमाम को बड़ा रेट करते थे क्योंकि ये मैच विनर थे। बाबर को ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, चाहे वो टीम एज ए प्लेयर खेल रहा है या एज ए कैप्टन, तो ऑनस उस पर ज़्यादा आ जाता है। तो वो उसकी ये परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं आप कि ये टीम मैनेजमेंट पे कितना प्रेशर ला रही है, और ये इंटरनेशनल टीम के लिए भी कितनी नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं रिजवान के साथ वो परसिस्टेंट है ओपन करने पे। अगर यही ओपन करेंगे और शर्जील और फ़खर नीचे खेलेंगे तो ये तो बाकी सारी टीम 200 प्लस की क्रिकेट खेल रही है, 220 230 पे जा रही है, हम 170 180 पे खेलेंगे तो हम तो डिजास्टर की तरफ चले जाएंगे। इसको सारा कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल इरफान, बहुत अच्छी बात की आपने। ये जो मैंने अभी बाबर आजम की बात की थी, मैंने यही बात की कि अ, बाबर आजम बहुत अच्छे बैट्समैन है यार, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनके इंडिविजुअल गोल ज्यादा उनको अजीज है। हम्म। कि मैं कोहली के कितने रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, मैं फास्टेस्ट 2000 रन कर दूंगा, मैं 1000 रन फास्टेस्ट कर दूंगा। भाई मेरा स्ट्राइक रेट क्या था, जी और मैं क्या मेरी इम्प्रोवाइजेशन है कैसी? आजकल आपने देखा है इम्प्रोवाइजेशन किस जी तरीके की होती है, इधर से हटते हैं उधर सुई स्विट मार देते हैं, जी। इधर से लेके उधर मार देते हैं। क्या बाबर को आपने सुई स्विट मारते हुए देखा? हम्म। कभी घूम के वो गेंद को पीछे ले गए हो, कभी आपने देखा वो सामने ही ड्राइवे खेल रहे होते हैं, वो इनिंग को लेके चल रहे होते हैं। देखिए रिजवान और बाबर का इस पीएसएल में फर्क ये भी रहा कि रिजवान के इर्द गिर्द जो बैट्समैन थे वो परफॉर्म कर रहे थे। शान मसूद आ गए, वो भी चलना शुरू हो गए, शुएब मकसूद भी परफॉर्म कर रहे हैं, नीचे आ जाते तो रोजो भी रन कर देते। तो उनको एक सपोर्ट ये थी। बाबर को इस पीएसएल में अबू धाबी में जाने के बाद सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन आप कैसे ओपनर हो यार, आप पूरे 20 ओवर खेल रहे हो, 84 रन कर रहे हो और मैच नहीं जिता रहे हो यार, ये तो तुम जी अपने हाथों पे लेके जाओ ना मैच को। तुम क्यों बिल्कुल। किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो? अगर तुम 20 ओवर नहीं खेल रहे होते, तुम जल्दी आउट हो गए होते तो बात समझ में आती। हम्म। आप तो पूरे पूरे ओवर भी खेल कर जा रहे हो, तो आज का मकसद है कि आप तो क्रीज पे रहे थे, नॉट आउट गए हो यार। नॉट आउट जाने का मकसद तो मैच फिनिश होना चाहिए जी बाबर के स्टैंडर्ड के लिहाज से। इसका मकसद क्या हुआ कि जिस जगह कहीं ना कहीं बाबर की बैटिंग अपनी इनिंग के दौरान दरमियान में कोई इतनी स्लो हो जाती है कि वो मैच का मोमेंटम बदल के रह जाता है। इसी वजह से हम बात कर रहे थे कि बाबर आप 3 नंबर पे आके बैटिंग करो, रिजवान आप 4 नंबर पे आके बैटिंग करो, आपकी बहुत अच्छी फॉर्म है, या 5 नंबर पे खेलो अगर 4 पे हफीज खेल रहे हैं। देखिए हफीज को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, और लाहौर कलंदर्स की खराब परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा जो अगर क्रेडिट जाएगा ना, वो फखर को जाएगा और हफीज को जाएगा। इन दोनों ने परफॉर्म नहीं किया जो लाहौर कलंदर्स का ये हाल हुआ। दूसरा जो मैंने आखिर जावेद की बात की थी, लेकिन हम जी बाबर पे बात कर रहे थे यार। बाबर के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बाबर अगर बेहतर समझते हैं, अभी पता चल जाएगा। देखें अभी आप इंग्लैंड की सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज खेलने जा रहे हैं, यहाँ जो बॉलिंग लाइनअप आपको मिलेगी वहां पता चलेगा आपने किस स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए। हम्म। यहाँ पे दिल गुर्दा काउंट करेगा, यहाँ पता चलेगा आपको। और बहादुर है, अगर मैं बात करता हूँ रिजवान बहुत बहादुर है, बाबर बहुत बहादुर है, डरते नहीं है। लेकिन यार हर आदमी का अपना एक वे ऑफ स्टाइल है खेलने का। देखिए जिस मैच में बाबर आजम 84 रन बनाकर नॉट आउट गए और कराची किंग्स मैच हार गया, अगर उस मैच में इतने ओवर शर्जील खेल लेते, जी। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि शायद 1 ओवर पहले मैच खत्म करके चले जाते। सर उसमें ये देखें ना, या दूसरा अगर आप मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, रिजवान की बात हम साथ कर रहे हैं, लेकिन रिजवान को हमने देखा कि उसने अपनी पावर हिटिंग भी डेवलप की और साथ उसने इम्प्रोवाइज़ भी करना शुरू किया। हमारे साथ रिसेंट सीरीज़ जिम्बाब्वे की मौजूद है कि जिसमें अगर मुझे लगता है कि उस सीरीज़ में अगर रिजवान ना होते तो वो सीरीज़ तो शायद हम जिम्बाब्वे से भी हार जाते।
तो बाबर क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे? और इसी तरह हमने बात की, शर्जील की आप एग्जांपल दे रहे हैं, फ़खर की दे रहे हैं, ये शोएब की देते हैं हम। ये सारे प्लेयर, अगर आसिफ अली की बात कर लें, अगर आसिफ अली भी रुक के खेलना शुरू कर दें, 100-110 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना शुरू कर दें, तो शायद हाईएस्ट स्कोरर हमें आसिफ अली नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये बाबर ये क्यों नहीं रियलाइज़ कर रहे कि अब ये क्रिकेट डिफरेंट हो गई है, साइंटिफिक हो चुकी है, और एक कैप्टन होने की हैसियत से तो उनके ऊपर ऑनस बहुत ज़्यादा आ रहा है इस चीज़ का। तो ये प्रेशर को नहीं वो फील कर रहे आपके ख्याल में? यार उनको कप्तान गलत बनाया गया। मैं आपको बताऊं, हमारा एक ही परफॉर्मर था, उसने कितने रन स्कोर कर लिए थे जो आपने कप्तान बना दिया। कप्तान बनाने वाले जो लोग हैं उसमें ड्रेसिंग रूम का भी बड़ा हिस्सा है, जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे। एक मोनापोली उनको दरकार है। बाबर को ला के रख लो, बाबर नया कप्तान है, बाबर को अपनी बैटिंग का भी बड़ा शौक है, बाबर को तो अपनी बारी भी लेनी है, बाबर तो टॉप पे भी बैटिंग करेगा। ठीक है बाबर तू खेलेगा, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। बाबर को जो यूटिलाइजेशन होनी चाहिए थी, जो बाबर को खुद को डेवलप करने का मौका एज ए प्लेयर मिलता, वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान की हैसियत से नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबर उतना ही प्रेशर लेके मैदान में उतरेंगे। आप एक फॉर्मेट देते, चलो बाबर तुम पहले वनडे की कप्तानी शुरू कर दो, या चलो बाबर तुम टेस्ट की कप्तानी शुरू कर दो, एकदम से रिप्लेस नहीं होता। आप बदलते चले जा रहे हो, पीछे उसको लेकर आ जाओ, अजहर को लाके लगा दो कप्तान, अच्छा उसको हटा दो, फिर T20 का उसको कप्तान लगा दो। मैं आपको बताऊं, बाबर, मेरी अपनी जाती राय में, जो मेरे 27-28 साल हो गए जर्नलिज्म में, मुझे बाबर जल्द ही रिप्लेस होते हुए दिखाई देंगे एज ए कैप्टन। अच्छा। और मुझे रिजवान में पोटेंशियल लगता है। रिजवान बहादुर है, जो अच्छी चीज है ना रिजवान की। मैं रिजवान को, फिर मैं आपको बात कह रहा हूँ, मेरी अपनी जाती राय में, मैं ये जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की आपने सीरीज खेली थी, वहां पे आपको एक लंबा रन देना चाहिए था एज ए पेयर, शर्जील और फखर को एज ए पेयर बात कर रहा हूँ। आप उनको एक को 4 पे खिला रहे हो, एक को एक मैच खिलाते हो, फिर बिठा देते हो। आप सेटल ही नहीं होने दे रहे दोनों को। आपके प्लान समझ में आ जाते हैं कि आपका मकसद यही है कि हमारी जो जोड़ी बन गई है यही खेलेगी। और भाई पाकिस्तान की कौम के लिए जोड़ी बनाओ, अपनी जात के लिए जोड़ी ना बनाओ। ये कौम क्या चाहती है वो देखो। मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर 200 सवा 200 रन कितनी आसानी से स्कोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यार आसिफ अली से क्यों परफॉर्म नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद? इफ्तिखार से क्यों परफॉर्म नहीं होता? यहाँ कैसे खड़े होके वो मारे जा रहे हैं? जरा आप आगे तो देखें ना, सच्चाई आपकी समझ में आएगी। क्योंकि आपने अपने पर्सनल गोल बना लिए वहां बैठने के बाद। मिसबा कहता है तू मुझे बचा, मैं तुझे बचाऊं, बस हम दोनों अपनी कहानी सुनाते रहेंगे। जी, अभी शो में एक ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। नसीम राजपूत से कुछ रिमेनिंग टीमों के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेंगी पीएसएल में। अच्छा, हम फिर नेक्स्ट टीम बात करते हैं, पेशावर ज़ल्मी। ये इस दफ़ा की बड़ी एक अजीब ही परफॉर्मेंस रही, कभी बहुत अच्छी कभी बहुत डाउन। एक बहुत बड़ा टोटल करवा लिया इन्होंने अपने गेम्स, फिर ये चेस करने के करीब भी पहुँच गए। तो वहाब की परफॉर्मेंस भी एज ए कैप्टन कभी बेहतर लगती है, कभी डाउन लगती है। बॉलिंग में भी अब जो टूर्नामेंट बेहतर होता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो पेशावर ज़ल्मी की टीम को कैसे देखते हैं? यार देखिए, उन्होंने जो मैच खेला है ना 247 के सामने, और वो 15 रन से हारे, वो मैच तो पेशावर ज़ल्मी ही जीता है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जीता है। उन्होंने अपना मोरल नहीं गिरने दिया। उन्होंने अपने आप को ये बता दिया कि जो फाइट उन्होंने की थी पीएसएल की हिस्ट्री में, ऐसी फाइट हमने नहीं देखी। इतने रन होने के बाद हमने टीमों को ज्यादातर 110, 120, 150 पे बुक होते हुए देखा है। हमने उनको नहीं देखा कि वो 225 तक गए हो, 230 तक गए हो, ऐसा हमने नहीं देखा। तो ये एक अच्छी साइन था उनकी टीम की जानिब से, जहां से वो टीम दिखाई दी यार, ये टीम के एक बंच की हैसियत से दिखाई दे रहे। शुएब मलिक थोड़ा और खेल जाते तो शायद वो मैच निकाल के ले जाते। आपने देखा था कि आखिर तक तो वो मार रहे थे और मारधाड़ चल रही थी उस पिच के ऊपर। पेशावर ज़ल्मी मेरी अपनी जाती राय में अच्छी टीम लग रही है यार, बुरी टीम नहीं है। वहाब अच्छे अंदाज से टीम को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके यंगस्टर्स कई अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए हैदर अली की एग्जांपल, यार इतना टैलेंटेड बैट्समैन हम बात करते थे, हैदर अली अब बाहर बैठ के मैचेस देख रहे हैं। क्यों भाई, इतने मैचेस मिले उसको, ये टीम मैनेजमेंट क्यों ग्रूम नहीं कर सकी एक टैलेंटेड बैट्समैन को? देखें, बहुत सारे सवाल जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से। या तो हमारे सिस्टम पे सवाल उठाए जा सकते हैं, या उठाए जा सकते हैं कि ग्रूमिंग प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है।
अभी पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अब कई यंगस्टर आए हैं जो उनकी जगह ली है और वो अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी जगह को सीमेंट भी किया। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये लेकिन बताइए, हैदर अली या शुएब मलिक दोनों में से कोई आपको लग रहा है कि टीम के अंदर जगह बना सकता है वर्ल्ड कप के लिए? क्योंकि हैदर अली सबसे यार बड़ी कमोडिटी थे हमारे लास्ट पीएसएल की और अब टीम से बाहर है। देखिए, मेरे ख्याल में जगह बनाना इतना आसान काम नहीं होगा अभी शुएब मलिक के लिए। अ, शुएब मलिक या तो ये जो अब प्लेऑफ के मैचेस हैं, कल वो खेलेंगे, इन मैचेस के अंदर वो कैसा परफॉर्म करते हैं, ये देखना होगा। शुएब मलिक की परफॉर्मेंस, एक इनिंग देखी है हमने 60 रन की है, उसके अलावा तो कोई हमने शुएब मलिक की जानिब से ऐसी कोई खास चीज नहीं देखी। हालांकि बड़े शेप में आए हुए हैं, बहुत फिट होकर आए हैं, बहुत मेहनत करके आए हैं, और शायद वो टारगेट उन्होंने वर्ल्ड T20 रखा हुआ है। मुझे आमिर आते हुए लगते वर्ल्ड 20 की टीम में अपने तजुर्बे की वजह से। देखो यार, ना हारिस रऊफ और हसनैन दोनों हमने इतना उन पे खर्चा किया है, नसीम शाह पे, जी तो यार बन के ही नहीं दे रहे। उन्हें आज तक ये पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ पे गेंदें कर रहे हैं। तो अ, आमिर, वहाब रियाज ने भी बुरी गेंदें नहीं की है। वसीम जूनियर बहुत इम्पैक्टफुल है, जी। बड़ा अच्छा लग रहा है। धानी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये वसीम और धानी जो है ना, वो हारिस रऊफ की और हसनैन की जगह ले लेंगे अब। हम्म। तो ज्यादा टाइम नहीं जा रहा। अच्छा, ये मैं दोनों इसी ऐसे आगे बॉलर हमें बात दिखाई मुल्तान दे रहे हैं सुल्तान कि के जो हवाले से करना चाह रहा था, क्योंकि धानी का आपने जिक्र किया। तो मुल्तान सुल्तान एक ऐसी टीम है जिसका मोमेंटम, क्रिकेट में बोला जाता है कि मोमेंटम बड़ा मैटर करता है। ये एक ऐसी टीम है जो बहुत नीचे थी, सेकंड लास्ट नंबर पे और लास्ट पे भी थी किसी टाइम पे, बट ग्रेजुअली मोमेंटम गेन करना शुरू किया और अनबीटेबल टीम होती जा रही है। और जो कम्बिनेशन इनका बैटिंग में देखें वो बहुत आउटस्टैंडिंग। इवन शान मसूद जैसा प्लेयर, जैसे आपने शुरू में कहा, वो अब परफॉर्म करना शुरू हो गया। सोहेब ऑलरेडी थे, रिजवान ऑलरेडी फॉर्म में थे, रेली रुसो है, फिर बॉलिंग इनकी बड़ी शानदार है, दानी नंबर 1 पे आ चुके हैं, फिर इसी तरह सोहेल तनवीर क्लिक कर रहे हैं, सोहेल खान है, बेंच स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रॉन्ग, और इमरान खान सीनियर वो भी जब आते हैं चिप ऑन करते हैं। तो इस टीम को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये फाइनलिस्ट बनेंगी और ये चैंपियन भी शायद बन सकती है? यार मुझसे पूछे तो मुझे चैंपियन यही लग रहे हैं। इसलिए चैंपियन लग रहे हैं कि जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ये बहुत नीचे से आ रहे हैं। हम्म। ये बिल्कुल बॉटम पे थे जब अबू धाबी में पहुंचे थे, क्वेटा, और ये दो दो पॉइंट्स के साथ पहुंचे थे। फिर उसके बाद इन्होंने अपने सफर को चेंज किया, इनका सफर बदलता चला गया, इनकी परफॉर्मेंस बदलती चली गई। इमरान ताहिर को बड़ा रोल रहा है। इमरान ताहिर ने जी। जो दरमियान में आके गेंदें की, इनके लिए स्पिन डिपार्टमेंट को बड़ा अच्छी तरह संभाल के रखा। हालांकि उस्मान कादिर भी बैठे थे बाहर, उनको मौका नहीं मिल पाया। टॉप 3 बैट्समैन इनके अपने हैं जो अपनी कंडीशन को बहुत ज्यादा समझते हैं। रिजवान हो जाते हैं, शान मसूद और शुएब मकसूद, ये 3 इनके ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो टॉप पे आके बैटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत जिम्मेदारी ली हुई है। वो रोजों तक तो आने ही नहीं दे रहे। आप जरा उनकी बैटिंग देखें, कोई ना कोई एक बंदा स्टार्ट करता है, एक 40 करता है, तो 13-14 ओवर में वो 10 की एवरेज से खेल रहे हैं। और वो कोई वन से ना ब्लू मून जैसे इस्लामाबाद ने मारा था, 247 कर दिया था। आसिफ भी आ रहे हैं, मार रहे, सभी लोग मारते हुए दिखाई दे रहे थे। वो पिच भी ऐसी थी, लेकिन इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ये 10 की औसत से बैटिंग कर रहे हैं, ये 9.5 की औसत से बैटिंग कर रहे हैं। ये नहीं जाते 12 और 13 के लिए। ये बहुत अकल से बैटिंग कर रहे हैं। इन्हें पता है कि हमें सेफ स्कोर कहाँ तक जाना है। इन्होंने कोई ये थोड़ी कर 300 कर देने जाके। भाई उन्होंने भी कितनी दफा कर लिए 247। वंस इन अ ब्लू मून होता है। 200 कितनी दफा हो गए जी। उसी मैच के अंदर हुए, और तो 200 नहीं होके दे रहे। जी। लेकिन ये जाते हैं 190, 195, 198। ये इनका बड़ी एक बहुत अकल से क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग, और बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, कि मुझे अली तरीन साहब के पास ट्रॉफी जाती हुई लग रही है। मुल्तान सुल्तान इस दफा चैंपियन लग रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे एक फीलिंग आ रही है। देखिए, इनके जो बॉलिंग डिपार्टमेंट को दानी, इमरान खान सीनियर, सुहेल तनवीर, यानी सुहेल खान की अभी जगह नहीं बन रही। देन आपके वो जो इमरान ताहिर आ जाते हैं, वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके पास ऑप्शंस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जी। और वो ऑप्शंस मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुल्तान सुल्तान, अगर आज मैं आपके शो में पहली मर्तबा किसी जगह बोला हूँ, मुझे चैंपियन टीम मुल्तान सुल्तान लग रही है। अच्छा बिल्कुल। अब थोड़ी बात लास्ट टीम जो रह गई है, जो टॉप पे है 16 पॉइंट के साथ, बड़ा मार्जिन है इनका बाकी टीम, इस्लामाबाद यूनाइटेड है। ये एक ऐसी टीम थी जिन्होंने सारे यंगस्टर लिए, और हमेशा मैं इनकी पिक देखता हूँ, ये बड़े नामों पर रिलाई नहीं करते, ऐसे नाम लेते हैं जो बेसिकली परफॉर्मर्स होते हैं, यंगस्टर होते हैं। तो अभी किसी का भी नाम ले लें, शायद हमें 1-2 प्लेयर, मनरो के अलावा, मनरो एक मुझे बड़ा नाम लगता है इंटरनेशनल सर्किट में, बट उस तरह का बड़ा नाम ये भी नहीं है जिसको हम कहें कि सुपरस्टार की तरह के। बट उस्मान ख्वाजा है, ये है, इवन आसिफ देख ले, इफ्तिखार देख ले, कि ऐसी टीम
ये यंगस्टर के ऊपर थी। बॉलिंग के अंदर इनके पास सिर्फ एक सुपरस्टार है, हसन अली, बट लेकिन जो स्पोर्ट है बाकी मोहम्मद वसीम की बात कर लें या शादाब की कर लें, वो बड़ा फवाद की बात कर लें, बड़ी एक बैलेंस साइड और एनर्जेटिक साइड लगती है। ये आपको कैसे लगता है कि ये ऑब्वियसली फेवरेट की दौड़ में तो सबका मानना ये है ही है, बट इसको कम्बिनेशन को कैसे देखते हैं आप? ये इनका ओपनिंग पेयर बहुत तगड़ा है। मनरो और ख्वाजा जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं ना, वो आप देखें, अगर थ्रू आउट उठा के देखेंगे तो उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया है अपनी टीम को। देन उससे नीचे आ जाते हैं तो फिर आसिफ की फॉर्म बहुत अच्छी हो गई है, इफ्तिखार बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये टीम ज्यादातर ऑलराउंडर्स पे ज्यादा हमें दिखाई देती है। हुसैन तलत आ जाते हैं, हसन अली भी बॉलिंग भी कर लेते हैं, शादाब भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो टॉप ऑर्डर इनका स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया, कॉलिन मनरो ने और उस्मान ख्वाजा ने जिम्मेदारी लेके खेला। जबरदस्त किस्म की बैटिंग की इन्होंने। फिर हमारे उन खिलाड़ियों का फॉर्म में आना, जैसे मैंने इफ्तिखार की बात की, आसिफ की बात की, ये इस टीम के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई है। वरना रिसेंट पास्ट में इनसे भी रन स्कोर नहीं हो रहे थे, तो आप ऐसे रन चल रहे हैं कि खुले रन स्कोर कर रहे हैं। फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में हसन अली बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। हसन अली आपके मुल्क का टॉप बॉलर है। जितनी जगह पे वो गेंद करना जानता है, पिट भी जाता है किसी मैच के अंदर, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम बैक करना चाहता है। नर्व्स के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तगड़ा है। फहीम अशरफ के जाने के बाद भी इस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फहीम अशरफ की हमने सुना था कि 5 से 6 दिन उनको आराम दिया था। क्या वो प्ले ऑफ में अवेलेबल होंगे नहीं, कल या खेले नहीं मैच होंगे? अगर जी, कल वो खेल रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो फिट हो चुके हैं, इंशाल्लाह वो जरूर खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अगर फहीम अशरफ अवेलेबल हैं, क्योंकि कल का मैच मैं देख नहीं सका था यार, थोड़ा बिजी था। फहीम अशरफ भी अगर वापस आ गए तो आप समझ जाएं कि अब वो ये आउटफिट बहुत स्ट्रांग हो गया। नीचे से इनके पास पावर हिटर बहुत अच्छे, बॉलर्स इनके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, फहीम अशरफ फिट जाएंगे तो किसी और को लाके रिप्लेस करके लगा देंगे, हुसैन तलत आके दरमियान में 2 ओवर कर देंगे। कुछ ना कुछ इस तरीके का यूटिलाइजेशन करते चले जाएंगे। फिर इफ्तिखार भी गेंद कर लेते हैं आके दरमियान के अंदर, जरूरत पड़ जाए तो। ये टीम मुझे जो लग रही है वो बैलेंस टीम है। लेकिन फिर मैं एंड ऑफ द डे जाऊंगा कि अगर मैं मुझसे पूछा जाए, मैं सिर्फ इस वजह से कि जब कोई टीम बहुत नीचे से खड़ी होती है उसको रोकना फिर मुश्किल हो जाता है। इस्लामाबाद उन टीमों में शामिल थी कि जो नीचे नहीं गई। वो जब अबू धाबी पहुंचे थे तो उसी स्लॉट के अंदर मौजूद थे जिनके 6 पॉइंट्स थे जी। लेकिन ये 2-2 पॉइंट्स के साथ गए थे और उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। चले नसीम भाई, इस्लामाबाद आपकी लिमिटेड प्रेडिक्शन ने जो जो लग एक रही मैच है खेल वो लिया तो 207। आपकी जी प्रेडिक्शन जो लग रही है मुल्तान सुल्तान की लग रही है, तो इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं कि कौन सी टीम चैंपियन बनती है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने पूरी डिटेल तमाम टीम के ऊपर बात हो सकी। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। नाज़रीन, आपने नसीम राजपूत की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।